हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 5 अगस्त 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, बेहद ही उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्लोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस जो है कब मनाया गया है। हाल ही में क्लोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस जो है कब मनाया गया है, तो इसको याद रखना है 3 अगस्त को। कब मनाया गया है? 3 अगस्त को जो है हाल ही में क्लोब्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया है। देखिए क्लोब्स सिंड्रोम होता क्या है, तो क्लोब्स सिंड्रोम जो है ये एक बहुत ही दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है जो कि जन्म से ही होती है। इसकी वजह से जो है बच्चों के शरीर में अनियंत्रित मांसपेशी, हड्डी या त्वचा की जो है बढ़त हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण हर बच्चे में अलग हो सकते हैं। जागरूकता दिवस जो है हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है? तो इसका मेन मकसद होता है इसकी जल्दी पहचान, इलाज और समाज में सहयोग या समर्थन को बढ़ाना। अभी तक इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही देखभाल से जो है जीवन बेहतर किया जा सकता है। इस बीमारी की सही पहचान और इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस दिन पर जागरूकता गतिविधियां होती है जिससे कि पीड़ितों को मदद मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया है? किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया है? तो इसको याद रखिएगा, स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने। देखिए नासा के क्रू 11 मिशन जो है इसको स्पेस एक्स कंपनी जो है इसने लॉन्च किया है। यह मिशन जो है फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 1 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक रवाना हुआ। स्पेस एक्स का इस्तेमाल फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान के लिए किया गया। इस मिशन में जो है 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए। मिशन का मकसद जो था वैज्ञानिक शोध, तकनीकी परीक्षण और नासा के चंद्र अभियानों की तैयारी करना। स्पेस एक्स कंपनी जो है एलन मस्क की है, जो अंतरिक्ष यात्रा को सुविधाजनक और सस्ता बनाने पर काम करती है। इससे पहले भी स्पेस एक्स के कई बार नासा के क्रू मिशन को लॉन्च किए हैं जो कि सफल रहे हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो है किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? हाल ही में 71वें फिल्म पुरस्कारों में किसने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो इसको याद रखिएगा, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। किसने? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। देखिए ये जो है शाहरुख खान और ये है विक्रांत मैसी। इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता है। शाहरुख खान को जो है फिल्म जवान के लिए मिला है और विक्रांत मैसी को फिल्म 12th फेल के लिए मिला है। ठीक है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है अभी हाल ही में घोषित हुआ है। दोनों ने अलग अलग फिल्मों में दमदार अभिनय से आलोचकों का जो है दिल जीत लिया है। यह शाहरुख खान का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है। पुरस्कारों का आयोजन जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। 12वीं फेल यानी कि 12th फेल जो है रियल लाइफ कहानी पर आधारित है, जबकि जवान जो है एक सोशल एक्शन मूवी है। भारत में अक्सर कई बार संयुक्त विजेता घोषित किए जाते हैं। यह पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन लोरा डहलमीर जो है इनका निधन हुआ है? लोरा डहलमीर जो है ये किस देश की ओलंपिक चैंपियन है जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है? इसको याद रखिएगा, ये जर्मनी की है। कहाँ की है? जर्मनी की है। देखिए ये जो है ये है लोरा डहलमीर। ये एक मशहूर जर्मन बायथलॉन खिलाड़ी थी। वे 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, खास करके 2018 प्योंगचांग विंटर ओलंपिक्स में। 7 बार विश्व चैंपियन भी रही है बायथलॉन खेल में। उनका निधन जो है पाकिस्तान के काराकोरम क्षेत्र में
पर्वतारोहण करते वक्त एक हादसे में हो गया। हादसे के वक्त वे लालिया पीक पर चढ़ाई कर रही थी, तभी पहाड़ से अचानक पत्थर गिर गया। लालिया पीक पर जो है चढ़ाई कर रही थी। उनका निधन जो है 28 जुलाई 2025 को हुआ। उम्र मात्र 31 साल थी इनकी। जर्मनी और खेल जगत में शोक की लहर फैल गई। राष्ट्रपति और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इन्होंने इसकी श्रद्धांजलि दी। लोरा पर्यावरण जागरूकता और पर्वतारोहण अभियान में भी सक्रिय थी। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जो है खनिज खनन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसको याद रखिएगा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल जो है इसने खनिज नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दिया है। इस संशोधन से जो है राज्य में इंटर स्टेट ट्रांजिट पास फ्रेमवर्क जो है लागू हो सकेगा। संशोधन के तहत राज्य में खनिज ले जाने वाले वाहनों पर अब नए रेट का शुल्क लगेगा। हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में जो है बदलाव किया है। राज्य में जो है अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय राज्य सरकार जो है समय समय पर पर्यावरण और पारदर्शिता के लिए ऐसे बदलाव करती हैं। दूसरे राज्यों में भी जो है समय समय पर खनिज नियमों में संशोधन होते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी खनिज संपदा के उचित विकास के लिए नए फ्रेमवर्क बनाए जा रहे हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है कौन बना है। इसको याद रखिएगा, लखनऊ का गोमती नगर। लखनऊ गोमती नगर जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। देखिए, लखनऊ का गोमती नगर जो है रेलवे स्टेशन है, ये उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। इस स्टेशन पर जो है अब सफाई, रख रखाव, खान पान आदि यात्री सुविधाएं जो है निजी कंपनियां संभालेंगी। ट्रेनों का संचालन, सुरक्षा और टिकट बिक्री अब भी भारतीय रेलवे के हाथ में ही रहेगा। निजीकरण से यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं देने का लक्ष्य है। स्टेशन का संचालन रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की देखरेख में होगा। देश में मध्य प्रदेश का भोपाल पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। यूपी में गोमती नगर पहला है। ठीक है, यानी कि पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में जो पहला कौन सा है, तो पूरे देश में मध्य प्रदेश के भोपाल में रानी कमलापति जो है यह पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गोमती नगर जो है पहला है। गोमती नगर स्टेशन पर रोजाना 76 ट्रेनें आती जाती हैं और यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है। इससे जो है रेलवे को राजस्व बढ़ाने और सुविधाएं सुधारने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी है। हाल ही में नोएडा की पहली महिला जिला अधिकारी जो है कौन बनी है, तो इसको आपको याद रखना है, मेधा रूपम। मेधा रूपम जो है नोएडा की पहली महिला जिला अधिकारी बनी है। मेधा रूपम जो है हाल ही में नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जो है यहाँ की पहली महिला डीएम बनी है। वह 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और पहले कासगंज, हापुड़ जैसी जगहों पर डीएम रह चुकी है। मेधा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से पढ़ाई की है। वह राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राइफल शूटिंग की चैंपियन भी रह चुकी है। उनके पिता ज्ञानेश कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नोएडा के डीएम के रूप में वे जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसी बड़ी परियोजनाओं की भी निगरानी करेंगी। नियुक्ति से पहले वे ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण की अतिरिक्त सीईओ थी। यह उपलब्धि जो है नोएडा प्रशासन के इतिहास में पहली बार है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। ये है मेधा रूपम। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री जो है विकसित की है। किस आईआईटी ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है, तो इसको याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास। देखिए, आईआईटी मद्रास जो है यहाँ के वैज्ञानिकों ने कृषि कचरे से जो है इको फ्रेंडली पैकिंग मटेरियल बनाया है। इससे पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक प्लास्टिक फोम का विकल्प मिलेगा।
शोधकर्ताओं ने जो है मशरूम की जड़ों और कागज़ या फसल के कचरे को मिलाकर के टिकाऊ और हल्की जैव अपघट्य पैकिंग बनाई। यह पैकेजिंग मिट्टी में जल्दी घुल जाती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। इससे पर्यावरण प्रदूषण और खेतों का कचरा जो है जलाने की समस्या कम होगी। किसानों को अपने अपशिष्ट बेचने से अतिरिक्त आमदनी भी मिलेगी। भारत हर साल जो है लगभग 35 करोड़ टन कृषि कचरा पैदा करता है। इसका यह इनोवेटिव इस्तेमाल है, यह खोज जो है प्लास्टिक प्रदूषण रोकने और सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ाने में मदद करेंगी। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने हाल ही में नए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में नए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसको याद रखिएगा, मोरक्को के साथ भारत ने। देखिए हाल ही में जो है भारत और मोरक्को ने पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और समझौता किया है। इसका मकसद जो है दोनों देशों में न्यायिक सहयोग और कानूनी सुधार को बढ़ाना है। यह समझौता जो है मुख्य रूप से सिविल और कमर्शियल मामलों पर फोकस करता है। इसमें न्यायिक दस्तावेजों का आदान प्रदान, गवाही या अदालती फैसलों की मान्यता जैसे सहयोग शामिल है। इस संधि को भारत के गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है। ऐसे समझौते से जो है केस सुलझाने और अपराधियों की जांच में तेजी आएगी। भारत पहले भी अमेरिका, फ्रांस, नेपाल समेत 40 से अधिक देशों से ऐसे समझौते जो है कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत की कानून व्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले और आखिरी सवाल की तरफ। हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को। ठीक है, किन्हें? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को जो है नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है भारतीय सेना का। देखिए ये है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और इनको जो है 31 जुलाई 2025 को भारतीय सेना का 48वां उप प्रमुख बनाया गया है। वे पैराशूट रेजिमेंट्स के अधिकारी हैं और दिसंबर 1987 में सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने ऑपरेशन पवन, मेघदूत, रक्षक, आर्किड जैसे कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया। पुष्पेंद्र सिंह जो है इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भी सेवा दी है। इनकी नियुक्ति से भारतीय सेना के नेतृत्व को और मजबूती मिली है। वे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी का स्थान ले रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस पद पर काम करने से सेना के रणनीतिक और संचालन पक्ष दोनों मजबूत होंगे। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना घर पहल शुरू की है? हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना घर पहल शुरू किया है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।